नमस्कार। आज हम एक ऐसे पॉलिसी मुद्दे को डीकोड करने वाले हैं जो सच में देश के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की। देखिए, मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है हमारी नेशनल सिक्योरिटी और विकास की भूख, और दूसरी तरफ है एक बेहद सेंसिटिव और अनटच्ड इकोसिस्टम। ये एक ऐसी डिबेट है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे डिटेल्स में चलते हैं। और डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 80,000 करोड़। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। एक सिंगल आइलैंड को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए करीब 72,000 से 80,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट लगाया गया है। ये स्केल अपने आप में बताता है कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है और आने वाले टाइम में इसके इंपैक्ट कितने मैसिव होने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा निवेश यहीं क्यों? रीजन है इसकी प्राइम लोकेशन। ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास स्थित है। आपको बता दें, ग्लोबल ट्रेड का लगभग 25% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सोचिए, ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर। एक तरह से ये इंडियन ओशन में भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक डायमंड है जो मैरीटाइम थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इस पूरे पॉलिसी डिलेमा को ऑब्जेक्टिवली समझने के लिए हम इस इशू को 4 अलग अलग लेंसेज से एनालाइज करेंगे। पहला मैक्रो स्ट्रेटेजिक लेंस, दूसरा इकोलॉजिकल लेंस, तीसरा गवर्नमेंट या रेगुलेटरी लेंस, और आखिर में सबसे जरूरी ह्यूमन लेंस। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, द मैक्रो स्ट्रेटेजिक लेंस। यहां हमारा फोकस है प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी पर। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट का कोर है एक नया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो गलाथिया बे में बनने वाला है। बेसिकली ये एक ऐसा पोर्ट होता है जहां बड़े जहाजों से सामान निकालकर छोटे जहाजों में आगे के सफर के लिए ट्रांसफर किया जाता है। डीप वाटर बर्थ ना होने की वजह से अभी इंडिया का बहुत सारा कार्गो फॉरेन पोर्ट से होकर आता है, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इस टर्मिनल की कैपेसिटी जानते हैं? इसकी प्रपोज्ड क्षमता है 14.2 से 16 मिलियन TEUs, यानी स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर्स। अगर इसको हम अपने रीजनल पड़ोसियों से कंपेयर करें तो कोलंबो की एक्जिस्टिंग कैपेसिटी लगभग 7 है और सिंगापुर 39 के आसपास है। तो आइडिया बिल्कुल साफ है, फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना और रीजनल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा अपने पास लाना। आर्थिक रूप से यह भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ एक पोर्ट तक नहीं रुकती। इस 30 साल के फेज वाइज प्लान में बहुत कुछ है। एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जो पीक आवर्स में 4000 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा। इसके अलावा एक 450 मेगावाट का हाइब्रिड गैस सोलर पावर प्लांट बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात, लगभग 6.5 लाख नए लोगों के लिए एक पूरी नई टाउनशिप। ये सब मिलकर इस इलाके को एक पावरफुल ग्रोथ पोल में बदल देंगे। अब आते हैं अपने दूसरे पहलू पर, द इकोलॉजिकल लेंस, यानी पर्यावरणीय प्रभाव। क्योंकि इतने बड़े विकास की हमेशा एक कीमत होती है। ये सभी प्लान्स रियलिटी में किस चीज को रिप्लेस करेंगे वो आप यहां देख सकते हैं। ये हैं ग्रेट निकोबार के अनटच्ड डेंस मैंग्रोव्स और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसे सुंदरलैंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा माना जाता है और यही वो एग्जैक्टली जगह है जहां ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ठीक ठीक कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का प्रिस्टीन फॉरेस्ट डाइवर्ट किया जाएगा, मतलब करीब 9 लाख पेड़ों की कटाई, और इस डिफॉरेस्टेशन से अनुमानित 4.3 मिलियन टन CO2 एनवायरमेंट में रिलीज होगी। एक और बड़ी बात, यहाँ के फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स नेचुरली सुनामी बैरियर का काम करते हैं। इनके ना होने से समुद्री लहरों का डायरेक्ट खतरा बढ़ सकता है। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है, यहाँ के अनमोल जीव जंतु भी डायरेक्टली खतरे में हैं। जहाँ पोर्ट बना है वो गैलाथिया बे एक्चुअली जायंट लेदरबैक टर्टल्स की सबसे क्रूशियल नेस्टिंग साइट है। इसके अलावा यहाँ निकोबार मेगापोर्ट पक्षी, ड्यूगोंग यानी सी काऊ और रेयर स्क्लेरेक्टिनियन कोरल्स मिलते हैं। ये ऐसे यूनिक क्रीचर्स हैं जो दुनिया में आसानी से कहीं और नहीं मिलते। मैसिव ड्रेजिंग और कंस्ट्रक्शन इनकी एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। चलिए अब तीसरे लेंस पर चलते हैं, द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी लेंस। आखिर इन पर्यावरण संबंधी चिंताओं को टैकल करने का प्लान क्या है? तो फॉरेस्ट लॉस को बैलेंस करने के लिए सरकार की मेन स्ट्रैटेजी है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। आइडिया यह है कि जो पेड़ आइलैंड पर कटेंगे उनकी भरपाई हम मेनलैंड इंडिया में करेंगे। स्पेसिफिकली हरियाणा की अरावली हिल्स के पास 97.30 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में नए पेड़ लगाने की योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT ने 42 स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कंप्लायंस कंडीशंस लगाई हैं। प्रोजेक्ट एरिया में से लगभग 66 स्क्वायर किलोमीटर्स को ग्रीन जोन बनाकर प्रिजर्व किया जाएगा और 3 इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कमिटीज इन सब पर नजर रखेंगी। कोरल्स को सेफली दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी प्लान है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कई साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि डीप वाटर कोरल्स को दूसरी जगह रिलोकेट करना प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल काम होता है। और फाइनली आखिरी और शायद सबसे सेंसिटिव पहलू, द ह्यूमन लेंस, जहां हम इस मुद्दे को वहां की इंडिजिनियस कम्युनिटीज के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। इसको ऑब्जेक्टिवली समझने के लिए PVTG टर्म को जानना होगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप शोम्पेन जनजाति इसी कैटेगरी में आती है। ये लोग आइलैंड के डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड। इनकी आबादी पहले से ही कम है और इनके पास मॉडर्न खेती की टेक्निक नहीं है। ये पूरी तरह से एक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल जीते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को लेकर गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि किसी भी समुदाय को वहां से हटाया नहीं जाएगा। इनफैक्ट उनके हिसाब से जमीन के रीनोटिफिकेशन के बाद ट्राइबल्स के लिए रिजर्व लैंड में टेक्निकली 3.9 स्क्वायर किलोमीटर का नेट एडिशन ही हुआ है, यानी उनकी जमीन बड़ी ही है। पर एक्टिविस्ट का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। वो पॉइंट आउट करते हैं एक मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट को। एक तरफ है करीब 200 आइसोलेटेड शोम्पेन लोग और दूसरी तरफ है प्रोजेक्ट बनने के बाद आने वाले 3 लाख से ज्यादा नए लोग। जरा इस 1000:1 के रेशियो को सोचिए। कंसर्न यह है कि इतने सारे आउटसाइडर्स के आने से इन ट्राइबल्स को ऐसी नई बीमारियां लग सकती हैं जिनके खिलाफ उनकी बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं है। इससे उनकी पूरी कल्चर, उनके अस्तित्व को ही नुकसान पहुंच सकता है। तो इस पूरी डिस्कशन के एंड में हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मुश्किल पॉलिसी डायलेमा पर आ जाते हैं। क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एम्बिशंस कभी भी एक प्रिस्टीन इकोसिस्टम और ऐसी आइसोलेटेड कल्चर्स के साथ संतुलन बनाकर चल सकते हैं? किसी भी पॉलिसी डिसीजन की तरह यहां ट्रेड ऑफ्स बिल्कुल क्लियर हैं। एक तरफ आर्थिक और सामरिक ताकत है तो दूसरी तरफ है अनमोल प्रकृति और जनजातियों का संरक्षण। ये एक ऐसा सवाल है जो कॉम्प्लेक्स नेशनल पॉलिसीज के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।